मुफ्ती सलमान अजहरी की बताया यह जा रहा है कि जूनागढ़ में 31 जनवरी को उन्होंने कोई भाषण दिया या उनके पूरे भाषण से 30-35 सेकंड का वो हिस्सा आखिरी वाला निकाल लिया गया और यह प्रचारित किया गया कि मुफ्ती साहब ने ये जो कुछ कहा है वो हिंदुओं को कहा है या भारत को कहा है या भारतीय जनता पार्टी को कहा है। तमाशा मचा दिया गया और तमाशा मचाने के बाद उनको गुजरात की एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कौन कर रहा था? मॉस्को में भारतीय दूतावास में नियुक्त एक कर्मचारी कर रहा था। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। आज की बात में आपका स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ तो गए, मंत्री भी बन गए, इस बार मध्य प्रदेश में सरकार भी बन गई। यह अलग बात है कि उनके क्षेत्र में उनके प्रत्याशियों को वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उम्मीद थी, लेकिन पता नहीं वो ऐसा लगता है कि लगातार बेचारे ये सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं कि उनसे ज्यादा मोदी जी का प्रशंसक कोई और नहीं है। वो बिल्कुल मोदी जी के प्रशंसक हैं, लगातार मोदी जी की तारीफें, और इसी में कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बातें नहीं बोलनी चाहिए उनके लेवल के आदमी को, जो मंत्री है, राज्यसभा का सदस्य है। जैसे ये कहना कि किसान भी फसल बेचकर आराम करते हैं लेकिन मोदी जी ने 10 साल में एक दिन भी आराम नहीं किया। क्या मतलब है इसका? ऐसा होता है? मोदी जी लक्षद्वीप जो गए हुए थे और लक्षद्वीप में शानदार तरीके से किनारे किनारे घूम रहे थे, वो सरकारी काम था। उस काम की तुलना किसानों के काम से आप कर सकते हैं? किसान जो जाड़े में, गर्मी में दिन भर जग के, रात भर जग के फसलों की रक्षा करता है, कटाई करता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, इतना सारा कुछ करता है किसान, जो अपना पसीना गिराता है खेत में। जरा किसान की एक फोटो लगा लीजिए, बगल में मोदी जी की फोटो लगा लीजिए, समझ में आ जाएगा किसको आराम मिलता है और किसको आराम नहीं मिलता है। आप कहना चाहते हैं कि मोदी जी 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक दिन भी आराम नहीं किया है। क्या मतलब है इसका? बार बार ये बात आती है कि छुट्टी नहीं लिया है। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि वो तो प्रधानमंत्री हैं। अपने इलाके के किसी पार्षद के पास चले जाइए, किसी ग्राम पंचायत के सदस्य के पास चले जाइए, उसको भी छुट्टी नहीं लेनी पड़ती है। छुट्टी लेना सरकारी कर्मचारी का काम होता है, चाहे आईएएस हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, या फिर प्राइवेट कर्मचारी का जो स्कूल में पढ़ाता है, ये सब कुछ करता है, उसको छुट्टी लेनी पड़ती है। किसी प्रधानमंत्री को, किसी मंत्री को, किसी विदेश मंत्री को, किसी सांसद को, किसी एमएलए को, किसी पार्षद को, किसी को भी जो चुनाव में जीत के जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी से छुट्टी नहीं लेनी होती है। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी छुट्टी नहीं ली है, मनमोहन सिंह जी ने भी छुट्टी नहीं ली होगी, राजीव गांधी ने भी छुट्टी नहीं ली होगी, इंदिरा गांधी जी ने भी छुट्टी नहीं ली होगी, नेहरू जी ने भी छुट्टी नहीं ली होगी। ऐसा कोई नहीं है प्रधानमंत्री जिसको छुट्टी लेने की जरूरत पड़े, लेकिन आराम सब करते हैं और आराम बहुत जरूरी है। आराम करते रहने से दिमाग सही तरीके से काम करता है, नई चीजें सूझती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है और दिमाग भी स्वस्थ रहता है। तो मैं तो कहूंगा मोदी जी को आराम कर लेना चाहिए। दरअसल नेहरू जी ने नारा दिया था, आराम हराम है। आजादी नई नई मिली हुई थी, इतने सारे काम थे, इतने इंस्टीट्यूट्स बन रहे थे, इंडस्ट्रीज बन रही थी, बाकी सारी चीजें हो रही थी। तो उस समय जनता से उन्होंने आह्वान किया था, आराम हराम है, लगातार काम करो और देश को उस मकाम पे ले जाओ कि इतने सालों की गुलामी का जो असर है वो खत्म हो जाए। अब नेहरू जी के असर से, नेहरू जी के नशे से, नेहरू जी के डर से ये सरकार कभी निकल ही नहीं पाती है। तो लगातार प्रचारित किया जाता है कि मोदी जी कभी आराम नहीं करते। कोई नया नारा लगता है सूझा नहीं, वरना कोई नया नारा दे ही दिया गया होता। और मजेदार बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कांग्रेस सरकार में खुद भी मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, इस तरह की बचकानी बातें करते हैं जिस पर हंसी भी कम आती है, दुख ज्यादा होता है। साथ में वो कहते हैं कि एशियन गेम्स की बात करते हैं कि पहले एशियन गेम्स में भारत को 10 पदक भी नहीं मिलते थे। मतलब कई बार यह लगता है कि सिंधिया जी को जो भाषण लिख के दिया जाता है वो लिखने वाला मूर्ख है, या सिंधिया जी खुद ही इस तरह की चीजें लिखते हैं। अरे भाई, कोई गूगल कर ले तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि 2006 में 53 पदक मिले थे हमको, 2010 में 65 पदक मिले थे, 2014 में 57 पदक मिले थे, 2010 में एक कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें भारत को 100 से ज्यादा मेडल मिले थे। और ऐसा तो कोई एशियाड हुआ ही नहीं
जिसमें भारत को 10 से कम पदक मिले हो। जरा जाके सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे एशियन मेडल्स इंडिया के टाइप करके सर्च कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। क्या मोदी जी और सिंधिया जी जाते हैं हॉकी खेलने, फुटबॉल खेलने? क्या सिंधिया जी और उनके साथ के मंत्री लोग जाते हैं एशियाड खेलों में खेलने? कमाल की बात है, इंदिरा गांधी के जमाने में हम लोग बच्चे थे, एशियाड हुआ था इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर एशियाड हुआ था। पूरे देश में उसी जमाने में टीवी आई थी, उस समय भी हमारी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। ये क्या बातें वो करते रहते। खैर, खिलाड़ियों की बात आई है तो एक अच्छी खबर यह है कि विनेश फोगाट ने नेशनल्स में गोल्ड जीता है। वही विनेश फोगाट जो लगातार जंतर मंतर से लेके उसके बाहर तक लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि कुश्ती संघ के जो उस समय के अध्यक्ष थे उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, लड़कियों के साथ खराब व्यवहार करने के जो आरोप लगे हैं, उनकी जांच कराई जाए, उनको हटाया जाए। न केवल ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए बल्कि कुश्ती संघ को नए तरीके से पूरा डेवलप किया जाए। ये सारी मांगे वो लोग कर रहे थे। आप जानते ही हैं कि इन मांगों के बावजूद चुनाव ऐसे कराए गए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बड़े करीबी चुनाव जीते। उसके बाद जब तहलका मचा, खिलाड़ियों ने अपने पदक वगैरह वापस किए तो कहा गया वो सस्पेंड हो गया। वो सस्पेंड है, लेकिन सस्पेंड में ही फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं खिलाड़ियों को। ये सारा कुछ चल रहा है। इसके बीच विनेश फोगाट का गोल्ड जीतना बताता है कि उनकी जो इच्छा शक्ति है वो कितनी शानदार है, एकदम लोहे वाली इच्छा शक्ति है। हम बधाई देते हैं विनेश फोगाट जी को और साथ में ये शुभकामनाएं देते हैं कि आगे ओलंपिक में और एशियाड में भी वो शानदार प्रदर्शन करें। उनका ये शानदार प्रदर्शन उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा है जो इन खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, जो इन खिलाड़ियों की ट्रोलिंग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उस सरकार पे भी तमाचा है जिसने इन खिलाड़ियों की बात सुनने से इंकार कर दिया। लेकिन बड़ी खबर जो है वो खबर है मुफ्ती सलमान अजहरी की। मुफ्ती सलमान अजहरी कौन है आज के पहले मैं नहीं जानता था। बहुत सारे देश भर में मुफ्ती हैं, मौलवी हैं, होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बताया ये जा रहा है, मैंने वो पूरा वीडियो सुना, बताया ये जा रहा है कि जूनागढ़ में 31 जनवरी को उन्होंने कोई भाषण दिया। उस भाषण को सुनते हुए साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो कहीं हिंदू का नाम नहीं ले रहे हैं, कहीं भारत का नाम नहीं ले रहे हैं। फलस्तीन के मुतल्लिक वो बात कर रहे हैं और फलस्तीन के मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने आखिर में एक शेर पढ़ा। अब ट्रॉल्स जो करते हैं, हमारा पूरा सोशल मीडिया जो करता है, जिस तरह से उमर खालिद को फंसाया गया और भी बहुत सारे लोगों को फंसाया गया, उनके पूरे भाषण से 30-35 सेकंड का वो हिस्सा आखिरी वाला निकाल लिया गया और यह प्रचारित किया गया कि मुफ्ती साहब ने ये जो कुछ कहा है वो हिंदुओं को कहा है या भारत को कहा है या भारतीय जनता पार्टी को कहा है। तमाशा मचा दिया गया और तमाशा मचाने के बाद उनको गुजरात की एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। अब आप ये सोचिए कि पूरा भाषण इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी ढूंढ के पढ़ सकता है, उस भाषण को कोई भी देख सकता है, कोई भी सुन सकता है। और पुलिस नहीं सुन पा रही है। जो पुलिस गिरफ्तार करने आई है, वो जो सोशल मीडिया ट्रॉल्स हैं, उनके 30 सेकंड 36 सेकंड के वीडियो के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने बाकायदा गिरफ्तार किया है उनको, जबकि पूरा वीडियो अवेलेबल है, कोई भी अपने कान से, अपनी आंख से देख सकता है, अपने कान से सुन सकता है और साफ समझ में आ रहा है कि वो फलस्तीन और बाकी सारी जगहों की बात कर रहे हैं। वो कहीं से कोई धार्मिक विद्वेष फैलाने वाली बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई है तो पूरा प्रोसेस चलेगा और प्रोसेस आप जानते हैं इस देश में कैसे चल रहा है, वो बताने की जरूरत नहीं है। उमर खालिद का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे वो एक बहुत बड़ा अन्याय लगता है कि एक आदमी को 1 साल तक जमानत याचिका उस आदमी की सुनने का वक्त भी नहीं निकल पाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। और वहीं आप देखते हैं मुसलमानों को इस तरह से बदनाम करके लगातार कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं वो भारत से प्रेम नहीं करते हैं, गद्दार हैं, फलाना ढिमका, इस तरह की बातें लगातार होती हैं। लेकिन खबर ये आती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कौन कर रहा था? मॉस्को में भारतीय दूतावास में नियुक्त एक कर्मचारी कर रहा था। अब जब आप सुनेंगे कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और वो भी मॉस्को में बैठ के जासूसी कर रहा था भारतीय दूतावास का कर्मचारी, तो आपके मन में एक इमेज बन गई होगी कि जरूर कोई मुसलमान होगा। लेकिन भाई साहब, उसका नाम है सत्येंद्र सिवाल। जाहिर है वो मुसलमान तो नहीं है। अब सत्येंद्र सिवाल जो है वो 2021 से 2021 से मॉस्को के दूतावास में है
और उस दूतावास में वो आईएसआई के एजेंट की तरह काम कर रहा था, यानी भारतीय सेना और उसके रोज के जो कामकाज होते थे इसकी जानकारी वो आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को पहुंचाता था और उसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उसको पेमेंट करती ही होगी। यानी भारतीय दूतावास में, मॉस्को के भारतीय दूतावास में सत्येंद्र सिवाल नाम का व्यक्ति आईएसआई यानी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। उसको गिरफ्तार मेरठ से किया गया है और उसने स्वीकार कर लिया है कि उसने इस तरह की बहुत जरूरी जो जानकारियां थी सेना से जुड़ी हुई, सुरक्षा से जुड़ी हुई, वो सब आईएसआई को पहुंचाई। अब आप कल्पना कीजिए कि इसका नाम सत्येंद्र सिवाल नहीं होता, इसका नाम शहाबुद्दीन शेख होता या ऐसा ही कोई नाम होता तो कितना तमाशा मच रहा होता, जस्ट इसकी कल्पना कर लीजिए। सारी गोदी मीडिया, सारे चैनल, सारे अखबार, सारा सोशल मीडिया इसके खबरों से भरा होता, बवाल मच रहा होता, मुसलमानों के ऊपर एक से एक हमले हो रहे होते। ये जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट चलाता है चौधरी, उसके यहां इस पर बहसें हो रही होती और भी सारी चैनल्स पर इस पर बहसें हो रही होती और सारे देश में यह माहौल बनाया जाता कि मुसलमान देश के गद्दार हैं। लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है, कई बार हो चुका है और अब एक बार फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाला जो बंदा मिला है उसका नाम है सत्येंद्र सिवाल, यानी वो मुसलमान तो नहीं है, हिंदू है। तो क्या होगा, तो सारा मीडिया शांत रहेगा। एक बार खबर आई, खबर पे थोड़ी बहुत बात हो गई, अब इसके बाद मीडिया पर इस पर कोई बहस नहीं होगी, किसी धर्म को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, किसी तरह का कोई तमाशा नहीं किया जाएगा। इस देश में तमाशे किस बात पर होते हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान पर। वरना मध्य प्रदेश से जिस तरह से खबर आई थी कि एक छोटी सी बच्ची से, स्कूल की एक छात्रा से, छोटी सी बच्ची से टॉयलेट साफ कराया जा रहा है, उस पर तहलका मच जाना चाहिए था। तहलका मच जाना चाहिए था इस बात पर कि लद्दाख में सैकड़ों लोग इस ठंड में, आज की खबर यह है कि वहां इतनी बर्फबारी हुई है कि जो रास्ता लेह को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जो रास्ता जोड़ता है, उस रास्ते को बंद करना पड़ा है, वहां से बर्फ हटाई जा रही है। आप समझ सकते हैं लेह में क्या मौसम होगा। कश्मीर में भी बर्फबारी हुई है, लेह में भी हुई है। उस मौसम में सैकड़ों लोग सड़कों पे उतरे हैं और देखिए, जब आप लेह की बात कर रहे हैं तो वहां की पॉपुलेशन देख लीजिए। अगर उस पॉपुलेशन में से 4-5 हजार लोग सड़क पर उतरे हैं स्टेटहुड की मांग करते हुए, ये वही लोग हैं जो 370 के हटने पे खुशी मना रहे थे, जो कश्मीर और जम्मू को लेह से अलग करने पर खुश थे। ये वही लोग हैं, हजारों लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी के खिलाफ सड़कों पर उतर के आए हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दिया जाए। लेकिन सारा मीडिया चुप है। अगर यही मांग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में होती तो एक किसी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वो भी राष्ट्रीय खबर बन जाती है। आप जानते हैं कि लेह में जो चुनाव हुए थे अभी, उसमें जो काउंसिल्स के चुनाव वहां पर होते हैं, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, कांग्रेस को जीत मिली थी। और उसके बाद जिस तरह से लेह के लोग सड़कों पर आए हैं, वो बता रहे हैं कि 370 हटाते हुए और कश्मीर का स्टेटहुड छीनते हुए, कश्मीर का राज्य का दर्जा छीनते हुए, लेह और कारगिल को उससे अलग करते हुए जो वादे वहां के लोगों के साथ किए गए थे, वो वादे नहीं निभाए हैं, जिसके चलते लेह के लोग नाराज हैं और लगातार सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया से खबर गायब है। हम तो यहां इसीलिए हैं कि जो खबर गोदी मीडिया से गायब है, जो खबर अखबारों से गायब है, जो खबर न्यूज चैनल से गायब है, कम से कम वो खबर आप तक पहुंचाएं। जो भी लोग देखें वो जाने तो कि भारतीय जनता पार्टी बाकी देश में इतना शोर मचा रही है 370 हटाने को लेके, जम्मू कश्मीर को ठीक कर देने को लेकर, लेकिन असलियत यह है कि जम्मू के लोग भी नाराज हैं, कश्मीर के लोग भी नाराज हैं और अब लेह और लद्दाख के लोग भी नाराज हैं। कारण यह कि भाजपा ने जिससे भी जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। पूरे कश्मीर के मामले का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का के वोट बैंक बनाने के लिए किया गया, फर्जी राष्ट्रवाद को उभारने के लिए किया गया। कश्मीर की जो हकीकत है वो ये है कि आज की डेट में चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, लोग सारी जगहों के नाराज हैं। लेकिन यहां तो तमाशा करना है, इतिहास का तमाशा करना है, इतिहास का माखौल करना है, मुसलमानों को बदनाम करना है, गांधी जी को बदनाम करना है, ये करना है, वो करना है और इसी भरोसे लोगों को उलझाए रखना है ताकि लोग अपनी समस्याओं की तरफ ध्यान न दें। हालत ये हो गई है कि कॉलेज में, स्कूलों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं
उनकी सांप्रदायिकता लगातार बढ़ती जा रही है। जिनको पढ़ लिख के स्कूल में आना चाहिए, जिनके पास आंकड़े होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, वो भी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से मिला ज्ञान जो है लगातार बच्चों में फैला रहे हैं। ऐसा ही केस हुआ कालीकट का। और कालीकट में ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी की प्रोफेसर थी डॉक्टर ए शैजा। उन्होंने 30 जनवरी को महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि थी 30 जनवरी को अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट किया कि भारत को बचाने के लिए गोडसे पर गर्व है। आप सोचिए, एक प्रोफेसर जो आईआईटी में पढ़ाती हैं, पढ़ी लिखी होंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव है कि जो पढ़े लिखे गंवार हैं वो ऐसी बातें ज्यादा करते हैं। वैसी ही है ये प्रोफेसर डॉक्टर ए शैजा, जो पढ़ी लिखी है, दुनिया देखी है, लेकिन ऐसा लिखा उन्होंने। जब बवाल मचा तो अपनी पोस्ट हटा लिया। उन्होंने कहा कि मैंने किताब पढ़ी थी, कौन सी, गोडसे की किताब पढ़ी थी। वो गोडसे की कोई किताब नहीं है, कोर्ट में दिया हुआ बयान है जिसको किताब के रूप में छापा गया है। मैंने गांधी को क्यों मारा, मैंने बाकायदा उस किताब का जवाब दिया है। कोई शैजा साहब का पता मुझे ला के देता तो अंग्रेजी में भी मेरी किताब उपलब्ध है, मैं उनको अंग्रेजी में भेज देता। उसने गांधी को क्यों मारा, अंग्रेजी में मेरी किताब का नाम है व्हाई दे किल्ड गांधी। शायद वो समझ पाती कि जिस गोडसे की वो तारीफ कर रही हैं, उसने जितनी बातें उस बयान में कही हैं 90% बातें झूठ है। और उसके बाद अगर वो वाकई प्रोफेसर हैं तो ओरिजिनल किताबें पढ़ के जो मैंने सोर्सेज दिए हैं उनसे मिला के उनको सच्चाई का पता चल जाता। दरअसल लोकतंत्र में बहस ऐसी ही होनी चाहिए कि उन्होंने लिखा है तो उसके बाद उनसे बात की जाए, उनको किताबें दी जाए, उनसे डिस्कशन किया जाए, चेतावनी दी जाए। लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ केस हुआ है, मैं कम से कम इसके समर्थन में नहीं हूं। मेरा मानना है कि किसी को भी भारत में अपनी बात कहने का हक है। उससे बौद्धिक बहस हो सकती है, उससे बौद्धिक बातचीत हो सकती है, लेकिन फेसबुक या ट्विटर पे कुछ लिखने के लिए, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, किसी को जेल में डालना निश्चित रूप से लोकतंत्र का अपमान है। जेल में उनको नहीं डाला गया है, लेकिन इनके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ है। कांग्रेस के जो सांसद हैं उनका बयान मुझे ठीक ठाक लगता है। वो कह रहे हैं मेरे निर्वाचन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संस्थान एनआईटी, में पहले आईआईटी बोल गया, एनआईटी है वो, एनआईटी के जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा महात्मा गांधी के खिलाफ अनुचित टिप्पणी और गोडसे के कृत्य की प्रशंसा सुनकर शर्म आती है। शर्म तो निश्चित रूप से आना चाहिए। प्रोफेसर के पद पे बैठी हुई एक महिला अगर इस तरह की बात करती हैं तो यह निश्चित रूप से शर्म की बात है। मैं भी कहूंगा कि जो राघवन साहब हैं वो, उनको भी गांधी हत्या से जुड़े जो तथ्य हैं, इस तरह की किताबें हैं, चाहे मेरी किताब हो चाहे वो तुषार गांधी की किताब हो, वो किताबें ले जाकर उनको भेंट करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। हो सकता है गांधी जी हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे, हो सकता है सच्चाई जानने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। और हम जैसे लोग ये जो लगातार वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं, लगातार सच के हक में लड़ते हैं, उसका भी यही उद्देश्य होता है कि लोगों का हृदय बदले, लोगों के दिल में जो नफरत भर गई है, लोगों के दिल में जो गुस्सा भर गया है वो थोड़ा शांत हो, लोग आराम से बैठकर सोचें, ढंग की किताबें पढ़ें, ढंग की चीजें सोचें, ताकि हमारा देश उस रास्ते पर चल सके जिस रास्ते पर हमारे स्वाधीनता सेनानी, हमारे देश को आजाद कराने वाले लोग ले जाना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम नफरत की जगह सर्वधर्म संभाव की भावना आए, अडानी अंबानी की सेवा करने की जगह आम आदमी की सेवा करने का भाव हमारे राजनेताओं के अंदर आए और हमारे राजनेता, हमारी जनता, हमारे लोग सही रास्ते पर चलें, शांति से रहें, हमारे देश की प्रगति हो। यही उद्देश्य होता है हमारे लगातार वीडियोस बनाने का, सत्य के पक्ष में बोलने का। और ये उद्देश्य हम तभी पूरा कर पाएंगे जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। जुड़िए हमारे साथ, चाहे तो मेरे बगल में जो बार कोड है उसको स्कैन करके आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। बाकी किस किस तरह से आप मदद कर सकते हैं आप खुद जानते हैं। जो पिंड कमेंट है, जो पहला कमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको खोल के देखिएगा और उसके बाद आपको लगता है कि आपको हमारी मदद करनी चाहिए तो जरूर मदद कीजिएगा, क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे, आप हमें ताकत देंगे, तभी हम लगातार कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।